ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां माधव नाम का एक अक्लमंद व भुलक्कड़ आदमी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कहने को तो माधव मंदबुद्धि था, लेकिन उसकी पत्नी उपासना बहुत बुद्धिमान थी। माधव अपनी पत्नी के साथ ही अपने खेतों में खेती करके अपना गुजारा करता था। माधव, ये लो पैसे, इसे हरी चाचा के दुकान पर दे देना। कल मैं उनके दुकान से उधार में कुछ सामान लिए थे, और इस घास को लेकर जाओ, तबेले पर गायों को दे देना। मैंने जो कहा समझ गए ना? घास को गाय को देना और पैसे हरी चाचा को देना। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर माधव अपने घर से निकल गया। माधव एक नंबर का मंदबुद्धि और भुलक्कड़ व्यक्ति था। उपासना ने क्या कहा था? मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, याद आ गया। पैसे को गाय को देना है और घास को दुकान में देना है। माधव पैसे को गाय के सामने डाल देता है और घास को अपने साथ लेकर दुकान की ओर चल देता है। हरी चाचा, ये लीजिए अपना घास। माधव, मैं इस घास को क्या करूंगा? मैंने तो तुमसे घास नहीं मंगाया। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आप ही ने तो घास मंगाई थी। मेरी पत्नी बोली कि जाओ हरी चाचा को घास दे देना। अरे मूर्ख, तुम्हारी पत्नी ने घास नहीं पैसे देने को कहा होगा। कल वह मुझसे उधार में सामान ले गई थी। लाओ, मेरे पैसे दो। नहीं हरी चाचा, मुझे ठीक से याद है, वह घास देने को बोली थी। ये लीजिए अपना घास और मुझे घास के पैसे दीजिए। मैं इस घास के पैसे दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला मैं इस घास को क्या करूंगा? चाचा, आप जानो इस घास को क्या करोगे। आपने घास मंगाई थी, मैंने ला दिया। अब आप मुझे पैसे दीजिए, मैं घर चलता हूँ। अरे मूर्ख, मैं बैल हूँ क्या जो तुमसे घास मंगाऊंगा? क्यों मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने तुमसे कोई घास नहीं मंगाई। घास आपने मंगाई थी और आपको ही लेना है। देखो, ये मेरी घास नहीं है। तुम इसे यहाँ से ले जाओ। क्यों ले जाऊं? आपने घास मंगाई थी और मैं लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने कहा था कि ये घास दुकान में देकर ही आना। अब मुझे इसके पैसे दीजिए, मुझे घर जाना है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था जो इस मूर्ख से पाला पड़ा। ऐसे तो मेरी सारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। ठीक है, ये लो मूर्ख, तुम घास के पैसे और साथ में इस घास को भी ले जाओ। घास मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, मनहूस कहीं का। सारा मूड खराब करके रख दिया इसने। नहीं नहीं, मैं मुफ्त के पैसे नहीं रखता। इस पैसे के बदले मैं आपको घास देकर जा रहा हूँ। आप घास को रखिए, मैं चलता हूँ। अब माधव दुकान से पैसे लेकर घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से बोला, उपासना, ये लो पैसे। ये कौन सी पैसे हैं? मैंने जो तुम्हें पैसा दिया था, तुमने हरी चाचा को दे दिया ना? उपासना, ये पैसा हरी चाचा ने ही दिया है। तुमने जो घास मुझे दिया था, वह घास मैंने हरी चाचा को दे दिया और बदले में पैसे लेकर आ गया। तुमने घास हरी चाचा को दिया, तो पैसों का क्या किया? पैसे तो मैंने गाय को खिला दिया। हे भगवान, मेरी तो मति मारी गई थी। जो इनको मैं दुकान जाने को कहा, भला पैसे कोई गाय को खिलाता है क्या? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे विवाह करके इस घर में आई। इस अक्लमंद को मैं क्या करूं? इसे कैसे समझाऊं? अरे मूर्ख, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि गाय घास खाती है, पैसे नहीं। क्या गाय घास खाती है, पैसे नहीं? ये तो मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, 200 रुपए के नोट खा जाने से गाय का पेट नहीं भरेगा। तुम चिंता मत करो, कल से मैं गाय को घास ही खिलाऊंगा। इससे तो अच्छा था मैं ही शाम को समय निकालकर दुकान में पैसे दे आती। इसी गांव में लालचंद नाम का एक चालाक सेठ रहता था। वह गांव में ही मूर्ख व अक्लमंद व्यक्ति की तलाश करता था और उसे अपने जाल में फंसाकर उससे पैसे वसूलता था। मैं एक सप्ताह से इस गांव में मूर्ख व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला
जिसे मैं अपने माया जाल में फंसाकर उसे ठग सकूं। चलो और आगे चलकर देखता हूं। सेठ गांव में बस्ती की तरफ आगे बढ़ता है। तभी सेठ को एक रतन नाम का एक मछुआरा मिला। अरे रतन, क्या हाल चाल है भाई? आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? सुना है तुम्हारी पत्नी मायके चली गई है। हाँ सेठ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मायके में उसकी भाई की शादी थी, इसीलिए वह वहीं पर गई है। तुम नहीं गए क्या अपनी बीवी के साथ ससुराल अपने साले की शादी में? नहीं सेठ, मैं नहीं गया। मरना है क्या उसके साथ ससुराल जाकर। मैं यहीं ठीक हूँ। सारा दिन घर में परेशान करती रहती थी। अब वैसे भी वह घर पर नहीं है तो मैं बिल्कुल आराम महसूस कर रहा हूँ। अच्छा रतन भाई, तुम मुझे ये बताओ, खाना कौन बनाता है? तुम्हारी बीवी तो मायके चली गई है। सेठ, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। मैं प्रतिदिन होटल में ही खाना खाता हूँ। रतन, तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने घर में तुम्हारे लिए खाना बनवा सकता हूँ। तुम्हारी बीवी जब तक मायके से घर वापस नहीं आती तब तक तुम मेरे घर में मेरी बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खाओ। मेरी बीवी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। मैं तुम्हें तीनों टाइम अच्छा भोजन करवाऊंगा, जैसे सुबह के खाने में मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पुरिया, दोपहर में दाल चावल पापड़ और रात में बिरयानी के साथ हलवा पकोड़े और ठंडी ठंडी लस्सी। क्या खाना है भाई, मजा आ जाएगा। ये सेठ बहुत ही चालाक है। अभी तो यह इतने स्वादिष्ट भोजन के नाम बता रहा है। अगर इसके घर में मैं 2 दिन खाना खा लिया तो यह मुझसे 2 दिनों का 2000 रुपये वसूल लेगा। नहीं नहीं, मैं इसके घर खाना नहीं खाऊंगा। नहीं सेठ जी, पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे वैद्य जी ने कहा है कि भोजन में सादा और हल्का खाना खाना। मैं पास ही के होटल में बिल्कुल सादा भोजन करता हूँ। यही मेरे लिए ठीक है। लगता है ये मुर्गा भी हाथ से निकल गया। मछुआरा बहुत ही चतुर और चालाक है। यह मेरी झांसे में नहीं आने वाला है। आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई दूसरा मूर्ख मिल जाए। सेठ वहां से चौपाल की तरफ कदम बढ़ाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चौपाल पर कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे और वहां एक आदमी चुपचाप बैठा था। वह दूसरा कोई और नहीं, अक्लमंद मंदबुद्धि माधव ही था। अरे बाप रे, मैं इस मूर्ख को कैसे भूल गया था। ये तो गांव का सबसे बड़ा मूर्ख है। ये मेरी नजरों से कैसे बच गया था। अब यही बनेगा मेरा अगला शिकार। इतना कहकर सेठ वहां से अपने घर चला जाता है। घर जाकर सेठ माधव को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगा। फिर सेठ माधव को अपने घर बुलाया और कहा, माधव, मेरे पास एक अनमोल हीरा है। मैं हीरे की असली पहचान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे आंखों में कम दिखाई पड़ रहा है। सुना है कि तुम हीरे की असली पहचान कर लेते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम जरा देखकर बताओ, ये हीरा असली है या नकली? सेठ जी, मैं हीरे की पहचान नहीं करता। मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, परंतु मेरी पत्नी उपासना इस मामले में बहुत जानकार है। आप कहो तो मैं उसे लेकर आऊं? हाँ माधव, तुम जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। सेठ माधव के जाने के बाद कुछ सोचने लगा। अगर माधव की पत्नी आई तो काम बिगड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी पत्नी भी तो एक साधारण गृहिणी होगी। मैं उसे भी अपनी झूठी बातों से बेवकूफ बना दूंगा। फिर मैं यह हीरे बेचकर मोटी रकम कमा लूंगा और बेचारा माधव से भी हीरे की कीमत ले लूंगा। इधर माधव अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी उपासना से कहा, सेठ जी के पास एक कीमती हीरा है, परंतु उसे हीरे की असली नकली का पहचान नहीं है। उसने मुझे हीरे की पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने उसे कहा कि इस मामले में मेरी पत्नी बुद्धिमान है। वह देखकर बता देगी कि हीरा असली है या नकली। माधव, सेठ बहुत चालाक और चतुर है। वह जरूर हम लोगों से चाल खेलेगा। तुम उसे हमारे घर बुलाओ, हम यही उसकी हीरे की असली नकली का पहचान करेंगे। सेठ जी, मेरी पत्नी बोली कि वह हीरे का असली नकली का पहचान अपने घर में ही करेगी। आप हीरे लेकर मेरे घर चलिए। फिर सेठ हीरे को लेकर माधव के घर पर आता है। ये लो हीरे, तुम इसे देखकर बताओ, यह नकली है या असली? माधव की पत्नी
हीरे को हाथ में लेकर देखने लगती है। सेठ जी, यह हीरा नकली है, यह लीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये हीरा तो नकली है, मुझे वो हीरा चाहिए जो मैं तुम्हारे पति को दिया था। सेठ जी, आपके पास तो सिर्फ एक ही हीरा था जिसका पहचान आप मुझसे और मेरी पत्नी से करवा रहे थे। इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा हीरा नहीं है। माधव, मैं सब समझ रहा हूं, तुम दोनों ने मेरे असली हीरे को छुपा लिया। या तो तुम मेरे हीरे वापस करो या हीरे की कीमत दे दो। किस बात की कीमत सेठ जी? जब मेरे पति कह रहे हैं कि मैंने कोई हीरा नहीं लिया, तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? अगर इसने हीरा लिया होगा तो हीरा इसके पास ही होगा ना। कहाँ है इसके पास हीरा? अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम भी अपने पति के साथ मिली हो। देखो, मेरे हीरे वापस कर दो, नहीं तो मैं इसका शिकायत पंचायत में करूंगा। अगले दिन सेठ माधव और उसकी पत्नी पर हीरा चोरी करने के इल्जाम लगाकर सेठ लालचंद इसका शिकायत पंचायत में किया। फिर सरपंच ने दोनों पक्षों को बुलाकर कहा, माधव, तुमने सेठ का हीरा चुराया है और अब तुम कह रहे हो कि हीरा मैंने नहीं लिया। नहीं सरपंच जी, मैंने सेठ का कोई हीरा नहीं लिया। सरपंच जी, पूरा गांव जानता है कि माधव एक नंबर का अक्लमंद और भुलक्कड़ आदमी है। इस आदमी ने मुझसे हीरे लिए थे और कहा था कि इसके पैसे घर पर आकर ले लेना। जब पैसे लेने में माधव के घर गया तो इन दोनों पति पत्नी ने मुझे पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। सरपंच जी, सेठ झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई हीरे नहीं लिया, बल्कि यह सेठ खुद हमारे घर चलकर आए थे हीरे असली है या नकली पहचान करवाने के लिए। और फिर मैंने हीरे को पहचान कर नकली कहा तो सेठ जी मेरे पति पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं कि असली हीरे का चोरी तुम्हारे पति ने कर लिया। सरपंच जी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, यह कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ, ये मंदबुद्धि व भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन इन्होंने आज तक कहीं पर भी चोरी नहीं किया, न कर सकते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि सेठ कैसा है। सेठ अपनी चालाकी और चतुराई से न जाने कितने लोगों को ठगा है और आज सेठ हम लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाकर ठगना चाहता है। सेठ, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हीरा था या और भी है? नहीं सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ एक ही हीरा था। ठीक है, इसका फैसला हो चुका है। अब तुम दोनों की घरों की तलाशी ली जाएगी। जिसके घर से असली हीरा बरामद किया जाएगा वही चोर है। यह सुनते ही सेठ लालचंद को पसीना आने लगा। वह घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या, ये तो उल्टा पड़ गया। माधव की पत्नी तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान निकली। हीरे तो मेरे पास ही है, अब तो मैं पूरी तरह से फंसूंगा। सरपंच जी, जाने दीजिए, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वैसे भी माधव मेरा एक हीरे चुराकर कौन सा अमीर हो जाएगा। रहने दीजिए, मुझे इनके घरों की कोई तलाशी नहीं चाहिए। नहीं सरपंच जी, घर की तलाशी होगी। यह सेठ मेरे पति पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर चोर कह रहा है। हम दोनों की घरों की तलाशी होगी। वैसे भी हम अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लेकर चैन से जी नहीं पाएंगे। भले ही हम लोग गरीब और बेबस इंसान हैं, लेकिन चोर नहीं है। अभी के अभी घर की तलाशी ली जाए। अब दोनों की घरों की तलाशी ली जाती है। फिर क्या, जो था वही हुआ। सेठ लालचंद के घर से वही नकली हीरा बरामद हुआ। सेठ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने पैसे वाले होकर भी गरीब और बेबस लोगों को परेशान करते हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सेठ लालचंद एक चतुर और चालाक आदमी है। इसने न जाने कितने गरीब लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उनसे पैसे ठगा है। इसलिए सेठ लालचंद की संपत्ति का आधा हिस्सा गांव की गरीबों में बांट दिया जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।